आज हम पढ़ने जा रहे हैं डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स क्लास 9th का चैप्टर 3 कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। हम इस चैप्टर में देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन कौन बनाता है, कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्या है, या फिर हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन केम इन इफेक्ट। तो बात करते हैं नेल्सन मंडेला की, जिन्होंने अपार्थाइड सिस्टम को अपोज किया, जिसके लिए उन्हें और 7 अदर लीडर्स को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट दी गई, जिसके बाद उन्हें अपनी लाइफ के 28 ईयर्स एक बहुत ही खतरनाक जेल में बिताने पड़े, जो कि थी रॉबिन आइलैंड में। अब बात करें अपार्थाइड सिस्टम की, तो अपार्थाइड सिस्टम इज़ अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। अपार्थाइड सिस्टम के बेसिस पर साउथ अफ्रीका के लोकल्स को उनकी स्किन के कलर के अकॉर्डिंग डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। वाइट यूरोपियंस ने 17th-18th सेंचुरी के अराउंड साउथ अफ्रीका को ऑक्यूपाई किया था इंडिया की तरह, और इंडिया की ही तरह वाइट्स यहाँ सेटल हुए और लोकल रूलर्स बन गए। अपार्थाइड सिस्टम वाइट यूरोपियंस इम्पोज किया करते थे साउथ अफ्रीकन पॉपुलेशन को डिवाइड करने के लिए। साउथ अफ्रीका जहाँ 3/4 पॉपुलेशन वर कॉल्ड एज ब्लैक, और इंडियन इमिग्रेंट्स जो कि मिक्स्ड रेसेस के थे उन्हें कलर्ड कहा जाता था, और माइनॉरिटी जो कि रूल करते थे उनको वाइट्स कहा जाता था। कुछ इस तरह लोगों को अपार्थाइड सिस्टम से माइनॉरिटी रूलर्स ने डिवाइड किया। अपार्थाइड सिस्टम का यूज़ करके वाइट माइनॉरिटी तरह तरह से ब्लैक्स का हैरेसमेंट करते थे। एग्ज़ाम्पल के लिए, किसी भी नॉन वाइट के पास, चाहे वो कलर्ड हो या ब्लैक, उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होते थे। इवन वाइट्स के एरिया में वर्क करने के लिए भी परमिट चाहिए होता था। पब्लिक कन्वेंस जैसे बस, ट्रेन, इवन हॉस्पिटल, पब्लिक टॉयलेट्स तक सेपरेट होते थे। ब्लैक्स को चर्च में जाना भी अलाउड नहीं था। दे किल्ड थाउजेंड्स ऑफ ब्लैक्स एंड कलर्ड पीपल। वहाँ की ब्लैक मेजॉरिटी इस क्रूअल बिहेवियर का अपोज नहीं कर पाई, और रेसिस्ट गवर्नमेंट ने रूल कंटिन्यू किया। इतने निर्दयी अत्याचारों और भेदभाव के बावजूद ब्लैक मेजॉरिटी माइनॉरिटीज़ के इन अत्याचारों के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं कर पाए, और अत्याचारों का सिलसिला जारी रहा। कैसे अफ्रीका में एक नए संविधान का जन्म होता है, टूवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। इस टेरेबल ट्रीटमेंट के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए सामने आती है एक पार्टी, जो कि है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने अपोज किया इस अपार्थाइड सिस्टम के टेरेबल ट्रीटमेंट को। इस मूवमेंट में कुछ सेंसिटिव वाइट्स ने भी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का साथ दिया। अब लोग बढ़ चढ़कर विरोध करने लगे थे। एज अ रिजल्ट प्रोटेस्ट और स्ट्रगल्स रेज्ड। वाइट्स को भी अब ये रियलाइज़ होने लगा था कि ब्लैक्स की आवाज़ को दबाना अब उनके लिए पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। ब्लैक्स अब अपने हक की लड़ाई लड़ने लगे थे, और इसके साथ ही वाइट रेसिस्ट गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज़ में चेंज करना पड़ा। वो सारे डिस्क्रिमिनेटरी रूल्स जिनकी वजह से ये सारा भेदभाव था, उनको वापस लिया गया, और ये डिसाइड किया गया कि सबको एक जैसे राइट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, नो मैटर कि आपकी स्किन का कलर ब्लैक है या वाइट। 28 साल के बाद नेल्सन मंडेला को फ्री किया गया, और
26 अप्रैल 1994 को पहली बार रिपब्लिक साउथ अफ्रीका का फ्लैग सामने आया और रेसिस्ट गवर्नमेंट का एंड हुआ। वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? हाउ कॉन्स्टिट्यूशन केम इन इफेक्ट? कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन का महत्व क्या है? समझने के लिए साउथ अफ्रीका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे साउथ अफ्रीका में एक न्यू डेमोक्रेसी फॉर्म होने के साथ मेजॉरिटी जो कि ब्लैक थे उनके लिए आसान नहीं था एक नई शुरुआत करना। वहीं दूसरी तरफ वाइट्स जो कि अपने प्रिविलेजेस को, प्रॉपर्टी को बचाना चाहते थे, उन्हें कहीं ना कहीं एक डर का एहसास था। ऑप्रेसर जिन्होंने राज किया और ऑप्रेस्ड यानी वहाँ के लोकल्स जिन पर वाइट माइनॉरिटीज़ ने अत्याचार किए। ये लड़ाई थी दोनों की अपने अपने हक के लिए। काफ़ी नेगोशिएशंस के बाद वाइट माइनॉरिटीज़ ने मेजॉरिटी जो कि थे ब्लैक्स के कुछ प्रिंसिपल्स के साथ पुअर और वर्कर्स के लिए कुछ बेसिक राइट्स पे कॉम्प्रोमाइज़ करने को हामी भरी। ब्लैक ने भी माना कि मेजॉरिटी रूल एब्सोल्यूट नहीं होगा, वाइट माइनॉरिटीज़ को भी इक्वली ट्रीट किया जाएगा और उनकी प्रॉपर्टी भी उनसे नहीं छीनी जाएगी। ये कॉम्प्रोमाइसेस आसान नहीं थे और इन सभी रूल्स को लागू करना भी आसान नहीं था, क्योंकि क्या गारंटी है कि इन रूल्स को फ्यूचर में ब्रेक नहीं किया जा सकेगा। तो यहाँ सल्यूशन था इन सभी रूल्स को एक साथ लिखना। जब किसी गेम के रूल्स एंड रेगुलेशंस को लिखा गया हो तो उन्हें तोड़ना या अपने हिसाब से बदलना आसान नहीं होता। एंड दिस इज़ व्हाट अफ्रीकन्स डिड। दोनों पक्ष की सहमति से ये माना गया कि यही रूल्स अब से सुप्रीम है। यही रिटन डॉक्यूमेंट बना कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट डज अ कॉन्स्टिट्यूशन डू? संविधान का काम क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन एक सुप्रीम लॉ है जो एक टेरिटरी में रहने वाले लोगों के बीच और उनकी गवर्नमेंट के साथ रिलेशनशिप को डिटरमाइन करता है, यानी इन सब को एक ही जैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ समेट कर रखता है। एक कॉन्स्टिट्यूशन और भी बहुत कुछ करता है, आइए देखते हैं। फर्स्ट, इट जनरेट्स अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन जिससे सोसाइटी में सभी लोगों के बीच तालमेल और भरोसा बना रहता है। सेकंड, कॉन्स्टिट्यूशन से हमें पता चलता है कि गवर्नमेंट कैसे बनाई जाए, या आसान शब्दों में हम अपने लीडर्स को कैसे चुन सकते हैं। थर्ड, कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट की पावर्स को लिमिटेड रखकर ये श्योरिटी प्रोवाइड करता है कि सिटीजन्स के राइट्स प्रोटेक्टेड रहें या सेफ रहें। लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कॉन्स्टिट्यूशन एक बेटर सोसाइटी को फॉर्म करने में हमारी हेल्प करता है। वर्ल्ड में बहुत सी कंट्रीज़ के पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, बट ये ज़रूरी नहीं कि वो सभी डेमोक्रेटिक कंट्री हों। लेकिन जो भी कंट्रीज़ डेमोक्रेटिक हैं वहाँ ये नेसेसरी है कि उनके पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन हो। जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशन को अप्रूव किया गया। अगला टॉपिक है द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। साउथ अफ्रीका की तरह ही इंडिया के लिए भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करने का सफ़र मुश्किलों से भरा था। इस समय यहाँ के लोग सब्जेक्ट से सिटीजन में बदल रहे थे। कंट्री एग्जिस्टेंस में आई एक रिलीजियस पार्टीशन के बाद। इंडिया और पाकिस्तान
दोनों कंट्रीज़ में रहने वाले लोगों के लिए ये एक्सपीरियंस बहुत ही ट्रॉमेटिक था। 10 लाख लोगों से भी ज़्यादा मारे गए दोनों तरफ से। प्रॉब्लम यहाँ ख़त्म नहीं हुई। उस समय इंडिया से ब्रिटिशर्स जाने की तैयारी करने लगे और वहीं दूसरी तरफ इंडिया में 560 से ज़्यादा जो प्रिंसली स्टेट्स थे उन्हें 3 ऑप्शंस दिए गए। पहला, या तो वो इंडिया में मिल जाएं, या वो पाकिस्तान से मिल जाएं, और तीसरा, या फिर वो इंडिपेंडेंट रहें। इन प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में मर्ज करना डिफ़िकल्ट था और बहुत ही अनसर्टेन भी। द पाथ टू कॉन्स्टिट्यूशन। साउथ अफ्रीका से अलग इंडिया के पास ये एडवांटेज था कि उन्हें ये एडवाइस नहीं चाहिए थी कि डेमोक्रेटिक इंडिया कैसा दिखना चाहिए। फ्रीडम स्ट्रगल में तरह तरह की सोच के लोग थे, उनकी विचारधाराएं भी अलग थीं। ठीक ऐसी ही विचारधाराएं आज भी हैं, बट इस सबसे अलग कुछ बेसिक आइडियाज़ सबने एक्सेप्ट किए थे। 1928 में मोतीलाल नेहरू और 8 अदर कांग्रेस लीडर्स ने मिलकर एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था। 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रस्ताव बेस्ड था कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा दिखना चाहिए। ये दोनों डॉक्यूमेंट्स कमिटेड थे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज से, राइट टू फ्रीडम एंड इक्वालिटी, प्रोटेक्टिंग द राइट ऑफ माइनॉरिटी। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने से पहले ही कुछ बेसिक वैल्यूज़ एक्सेप्ट कर लिए गए थे। इंडिपेंडेंस से पहले इंडिया में बहुत ही कम लोगों के पास वोटिंग राइट्स हुआ करते थे, जिसकी वजह से इलेक्शंस में बहुत ही कम लोग पार्टिसिपेट कर पाते थे और इस वजह से इंडिया का लेजिस्लेचर यानी ब्रांच फॉर मेकिंग रूल्स बहुत ही वीक था। इससे हमने जाना कि गवर्नमेंट कैसे काम करती है। इसीलिए हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बहुत से प्रोविज़न्स लिए हैं। इतना ही नहीं, हमने अलग अलग कंट्रीज़ से कुछ ना कुछ सीखा है, जैसे ब्रिटेन से पार्लियामेंट्री, यूएस से बिल ऑफ राइट्स, सोशलिस्ट रेवोल्यूशन ऑफ रशिया। डिस्कशंस के बाद जो भी हमारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए सही था उसे हमने एक्सेप्ट किया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की असेंबली ने, जिसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या फिर संविधान सभा कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए इलेक्शंस जून 1946 में हुए थे और उसकी पहली मीटिंग दिसंबर 1946 में हुई। फिर कंट्री 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, इंडिया और पाकिस्तान में। फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वाली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 299 मेंबर्स। असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया 26 नवंबर 1949 को और ये अफेक्ट में आया 26 जनवरी 1950 को, और इस दिन रिपब्लिक डे मनाया जाता है। पर क्या ये सब जानने के बाद आपको ये जानने की क्यूरियोसिटी नहीं हुई कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन जो लगभग 70 साल पहले बना, हमें आज भी इसे मानना चाहिए या नहीं? बिल्कुल मानना चाहिए। आइए देखते हैं क्यों। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिफ्लेक्ट्स द व्यूज़ ऑफ इट्स मेंबर्स अलोन, इट एक्सप्रेसेस अ ब्रॉड कंसेंसस ऑफ इट्स टाइम। कॉन्स्टिट्यूशन के व्यूज़ सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स के नहीं, बल्कि उस समय सभी उन व्यूज़ से सहमत थे। कुछ कंट्रीज़ को अपना कॉन्स्टिट्यूशन
दोबारा भी बनाना पड़ता है क्योंकि कंट्री के कुछ सोशल ग्रुप्स उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाते, या कुछ कंट्रीज़ में कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यू ही नहीं होती। बट हमारी कंट्री में ऐसा कुछ भी नहीं है, हम आज भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन की रेस्पेक्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटेड द पीपल ऑफ इंडिया। अब सवाल ये है कि जब कुछ लोगों ने ही वोट दिया था तो कैसे ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सबको रिप्रेजेंट कर रही थी। ये पूरे भारत में फैली हुई थी, मतलब पूरे इंडिया के लोगों ने यहाँ इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट किया था। असेंबली में ज़्यादातर लोग कांग्रेस पार्टी के थे, बट उन सबकी विचारधाराएं अलग अलग थीं। अलग अलग लैंग्वेज, कास्ट, क्लास, रिलीजन के लोग यहाँ थे। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पर भी इलेक्शंस होता तब भी कुछ ऐसा ही रिजल्ट देखने को मिलता। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्कड इन अ सिस्टमैटिक, open and consensual manner which gives a sanctity to the constitution. Constituent Assembly का काम बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में था। सबसे पहले कुछ बेसिक प्रिंसिपल डिसाइड किए गए और फिर एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। बहुत ही लंबे डिस्कशन के बाद 2000 से ज़्यादा अमेंडमेंट्स को कंसिडर किया गया। मेंबर्स ने 114 डेज़ तक डेलिब्रेशंस की, जो कि 3 साल तक चली। जो भी डॉक्यूमेंट पेश किया गया और जो भी डिस्कशन हुए उन सब को रिकॉर्ड किया गया, जिन्हें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट कहते हैं। गाइडिंग वैल्यूज़ ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की फ़िलॉसफ़ी जानने के लिए पहले उन लोगों की विचारधारा को समझना पड़ेगा जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, और ये भी जानना कि कॉन्स्टिट्यूशन में खुद क्या लिखा है उसके बारे में, जो कि प्रीएम्बल में दिखता भी है। गांधी जी बेशक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नहीं थे, पर बहुत से लोग जो गांधी जी को आइडियल मानते थे और उनको फॉलो करते थे, वो उनके व्यूज़ को भी फॉलो किया करते थे। गांधी जी ने अपनी मैगज़ीन यंग इंडिया में 1931 में लिखा था कि उनको कैसा कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। ठीक उन्हीं की तरह डॉक्टर BR अम्बेडकर भी इनइक्वालिटी को ख़त्म करना चाहते थे, बट दोनों की विचारधाराएं अलग अलग थीं। इनफैक्ट डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने गांधी जी को कई जगह क्रिटिसाइज भी किया है। फिलॉसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन को ट्रू गाइडेंस प्रोवाइड कराता है। ये अमेरिकन मॉडल से लिया गया है। चलिए प्रीएम्बल को पढ़ते हैं और इसमें दिए इम्पोर्टेंट वर्ड्स को समझते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया मीन्स हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अपनी सहमति से बनाया है या हमारे ही रिप्रेजेंटेटिव्स ने इसे बनाया है। सोवरेन मीन्स इंडिया अपने लिए खुद फैसले ले सकता है। सोशलिस्ट गवर्नमेंट लैंड और इंडस्ट्री की ओनरशिप रेगुलेट करेगी ताकि वेल्थ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सके सोसाइटी में। सेक्युलर मीन्स हम कोई भी रिलीजन चूज़ करने के लिए फ्री हैं। गवर्नमेंट के लिए सारे रिलीजन एक जैसे होंगे। डेमोक्रेटिक का मतलब है लोगों के पास इक्वल पॉलिटिकल राइट्स होंगे और हम अपने लीडर्स को खुद चुन सकते हैं। रिपब्लिक मीन्स हमारे हेड ऑफ स्टेट यानी हमारे प्रेसिडेंट वो इलेक्ट किए जाएंगे, हेरिडिटी नहीं, जैसा कि मोनार्की में होता था, राजा का बेटा राजा। जस्टिस का मतलब लोगों के बीच भेदभाव नहीं होगा कास्ट, रिलीजन या जेंडर के बेसिस पे। लिबर्टी मीन्स लोगों को थॉट यानी अपने व्यूज़ रखने की फ्रीडम होगी। इक्वालिटी मीन्स लॉज के सामने सभी एक जैसे होंगे। लॉज आर फॉर एवरीवन।
फ्रेटर्निटी, हमें सबके साथ भाईचारे से रहना चाहिए बिना किसी की रिस्पेक्ट को हार्म किए हुए। अगला टॉपिक है इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन। यहाँ बताया गया है कि जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को सैक्रेड, स्टैटिक और अनऑल्टरेबल लॉ की तरह नहीं देखा, ताकि बदलते समय के साथ लोगों की नीड्स के अकॉर्डिंग हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी चेंज हो सके। तो उन्होंने कुछ प्रोविज़न्स भी बनाए जिसकी वजह से हम कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज भी ला सकते हैं, जिनको हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स भी कहते हैं। इस चैप्टर में बस इतना ही। आगे फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।